सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पर आज हम आपके साइंस विषय के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। दोस्तों पेपर बहुत इजी आया था आप लोगों के साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपने अच्छे से सारी क्लासेस पढ़ी होंगी और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे हुए होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके सिलेबस से ही आए हैं, कोई भी प्रश्न बाहर का नहीं आया है और जितना हो सकता है आसान से आसान पेपर बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री देखिए यहाँ पर आर्यभट्ट, भास्कर, राकेश शर्मा, सतीश धवन दिया हुआ। राइट आंसर है राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 4 रासायनिक ऊर्जा होती है पेट्रोल में। और ये प्रश्न मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों में आप लोगों को करवाया भी था और ये देखिए एग्जाम में भी आ गया। ये वाला प्रश्न भी करवाया था, बल का एसआई मात्रक क्या है? आपकी सीरीज में भी दिया हुआ था और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एसआई मात्रक ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। बाकी जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक है, मीटर आपको पता है दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? तो राइट आंसर है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा है? तो चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र ये भी आप लोगों को सीरीज में भी बताया है, क्लासेज में भी पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी करवाया था। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला ही प्रश्न इतना आसान सा पूछा जिसको आप स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वयस्क मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं या मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 होती हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिनों के नाम? आपको अच्छे से याद होगा, जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, बाकी KEDA कीड़ा। ये मैंने आप लोगों को ये ट्रिक याद करवाई थी कि कीड़ा यानी कि KEDA ये चारों जो है ये वसा में घुलनशील है। अब आप देखिए ये पूछ भी लिया है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्नों के सीरीज में भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। देखिए ये प्रश्न, और मैंने कहा भी था कि बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, टीकाकरण क्या है? लिखिए। तो टीकाकरण दोस्तों देखिए, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है, किसी अन्य रूप में दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। ठीक है, इसको सिंपली हम इस तरीके से लिख सकते थे कि किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए जो हमें दवा दी जाती है वही क्या होती है? उसी को हम कहते हैं टीकाकरण। ठीक है, जो सुई के रूप में भी हमें लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना वायरस का टीका सबको लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधे बहुत सारे हैं, जैसे कि ड्रोसेरा हुआ, यहाँ पर आपको यही सब लिखना था, केवल नाम बस लिखना था। ड्रोसेरा हुआ, नेपेंथस हुआ, ठीक है, बस केवल आपको नाम लिखना था। और इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप भी आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? ध्यान से देखिएगा, अगर हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटीरियम और ये हो गया ट्राइटियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सभी में, इसमें अगर हम बात करें प्रोटियम में, तो यहाँ पर आप देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है इसके पास। ठीक है, और अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो इसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। और अगर हम यहाँ पर ट्राइटियम की बात करें तो इसके पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो इसके पास एक न्यूट्रॉन है और इसके पास 2 न्यूट्रॉन है और इसके पास एक भी नहीं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जो तत्व के समस्थानिक होते हैं किसी तत्व के, किसी यहाँ पर हाइड्रोजन की बात मैंने की है, तो इनमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनकी संख्या समान होती है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं, देखिए यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है इसमें और इसमें 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वही भिन्न होती है। तो यहाँ पर सिंपली लिखना था कि जो तत्व होते हैं, किसी भी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बस केवल इतना लिखना था आपको, किसी का या कार्बन का या हाइड्रोजन का किसी का एग्जाम्पल नहीं देना था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, चाल किसे कहते हैं? इतना आसान सा प्रश्न पूछा है,
एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, आप लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ाई हुआ है सूत्र, दूरी बटे समय, जहां पर दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। चाल का मात्रक मीटर पर, इस तरीके से मीटर पर सेकंड, बस यही आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि 4 प्रकार के होते हैं दांत। कितने प्रकार के पूछा गया, सबसे पहले तो यहाँ पर 4 प्रकार आपको लिखना था। उसके बाद एक एक के बारे में आपको डिटेल से बताना था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें छेदक दांत को, जिसे हम कृंतक या कृदनक भी कहते हैं, तो ये जो है ये कृंतक जो है ये क्या करता है, देखिए ये जो है मुख्य रूप से कृंतक काटने के दांत होते हैं। क्या होते हैं ये, काटने के, जिन्हें हम छेदक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये काटने के दांत होते हैं, तो ये काटने, किसी भी चीज को काटने के काम आते हैं। ये मुख्य रूप से भोजन को पकड़ने और उसको टुकड़ों में काटने का काम करते हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होता है रदनक या भेदक। रदनक या भेदक, इसका क्या काम है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों इनका भी जो कार्य होता है वो भोजन को चीरने और फाड़ने का होता है, और जब हम ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े को आपस में लाते हैं तब यह दांत हमारे मुंह को बंद करने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अग्रचवर्णक की। अग्रचवर्णक जिसे हम प्रीमोलर भी कहते हैं, ये जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 8। ठीक है, और ये जो दांत होते हैं ये नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं, 4 ऊपर वाले में होते हैं। इन अग्रचवर्णक दांतों का जो काम होता है वो होता है भोजन को चबाना और भोजन को कुचल कर आपस में मिलाना। ठीक है, तो ये जो होते हैं अग्रचवर्णक जो होते हैं, इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है भोजन को कुचल करके आपस में मिलाना। फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद ये तीसरा आपने देख लिया। अब इसके बाद चौथा आते हैं, जो चौथा होता है वो होता है आपका चवर्णक दांत। क्या होता है, चवर्णक। ठीक है, तो जो चवर्णक होता है ये हमारे दांत में, हमारे मुख में सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं यही होते हैं चवर्णक दांत, और इन दांतों की संख्या 12 होती है दोस्तों। और ये जो दांत होते हैं ये मुख्य रूप से, तो ये दांत भी भोजन को पीसने का ही काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल चारों प्रकार आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, फसल चक्र क्या होता है। दोस्तों फसल चक्र का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग फसलें एक के बाद एक उगाई जाती हैं, तो ये फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, इसमें लगातार 2 मौसमों में एक ही फसल कभी नहीं उगाई जाती है। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है तो इसमें गेहूं की बुआई होती है, फिर जब गेहूं की बुआई खत्म होती है उसके बाद फिर जब गेहूं का फसल तैयार हो जाता है फिर से खेत में जुताई करके फिर से उसकी सिंचाई करके उसमें पानी भर के फिर हम उसमें धान की फसल लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से फसल चक्र ही होता है कि एक फसल के बाद फिर हम दूसरी फसल लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ऊर्जा किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त में वर्णन करिए। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में आप देखिए, आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा जिसमें गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई जिसमें यंत्र के माध्यम से हम काम करते हैं। और इसके अलावा हम सौर ऊर्जा के बारे में भी इसमें लिख सकते थे, पवन ऊर्जा के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी ऊर्जाओं के बारे में इसमें हम लिख सकते थे, क्योंकि संक्षिप्त में ही वर्णन करना था, 2 नंबर का प्रश्न था तो इससे बड़ा हमें नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसे हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो धातुओं की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं, जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ। ठीक है, और ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये प्रत्यास्थ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा के या विद्युत के बहुत ही अच्छे चालक होते हैं, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको बस यही सब खाली लिखना था इसमें। ठीक है, कि धातुओं में चमक होती है और किस तरीके से इनमें तनन शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को बताइए।
ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर दोस्तों? तो ध्वनि प्रदूषण का बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, खासकर हमारे शरीर पर, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का। ठीक है, देखिए इससे चिड़चिड़ापन होता है, आक्रामकता आती है व्यक्ति के मनुष्य में, रक्तचाप में वृद्धि, तनाव आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा कानों में दिक्कतें हो जाती हैं, नींद में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के हमारे जीवन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सौर परिवार को हमें चित्र के माध्यम से बनाना था। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले सूर्य बनाना था, क्योंकि सूर्य के अगल बगल ही सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, फिर इस तरीके से शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर इस तरीके से, तो ये बुध हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रह बनाना था और ऐसे लिखना था, बुध, फिर शुक्र, ठीक है, फिर पृथ्वी के बाद फिर यहाँ पर आपको मंगल बनाना था, मंगल ग्रह ऐसे लिखना था आपको, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद फिर शनि, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर शनि, और शनि के बाद फिर यूरेनस और इसके बाद नेपच्यून। ठीक है, इस तरीके से आपको अब बनाना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा यहाँ पर सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। पेपर कैसा गया कमेंट करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि साइंस का पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा और आप लोगों ने सारे प्रश्नों को अच्छे से किया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं सबके सब पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न उसमें आ रहे हैं। तो आप लोग सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ करके जाइए। सारे विषयों के 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने करवाए हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में। तो आप सारे विषयों को देख करके जाइए और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे क्लासेस को देखते रहें। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारे के सारे जानकारी हमसे ले सकते हैं, सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।